हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं और क्लासेस 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के एक चैप्टर के साथ जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वैसे तो बेटा हम इस चैप्टर के बहुत सारे और भी लेक्चर्स एक एक करके अपलोड करेंगे। इसके प्रीवियस चैप्टर्स जो हैं बेटा हमने उनके भी लेक्चर्स जो हैं अपने चैनल पे क्या किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। तो रेफरेंस के लिए आप टर्म 1 के लिए उन लेक्चर्स को बेटा देख सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं इस चैप्टर की। 9th क्लास की केमिस्ट्री या इंटायरली मैं कहूँ साइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा मैटर इन आर सराउंडिंग। उसके बाद हमने जो अगला चैप्टर पढ़ा दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहला चैप्टर मैटर का फिजिकल फॉर्म था। अगला चैप्टर मैटर का फिजिकल प्लस केमिकल फॉर्म दोनों में आया। और अब हम मैटर के अंदर एंटर करके पता लगा रहे हैं कि मैटर जो होता है वो किन किन चीजों का बना होता है। और हम सब जानते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एनी फॉर्म ऑफ मैटर अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी में वो मैटर जो है वो कंपाउंड्स का बना है। कंपाउंड्स को अगर आप स्प्लिट कर देंगे तो बेटा वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मॉलिक्यूल को अगर आप स्प्लिट कर देंगे तो वो किसके बने हुए हैं? एटम्स के बने होते हैं। और हम इन दोनों टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये वाला टॉपिक और मैटर को हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ। हम प्रीवियस चैप्टर से जानते हैं कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब मैटर भी बहुत अलग अलग फॉर्म्स का होता है और इस वजह से उसके अंदर अलग अलग एटम्स होते हैं या अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आप बात करें मैटर के अंदर के कंटेंट की, तो डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर को बनाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसी रीजन की वजह से है क्योंकि उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, उनको स्टडी किया और बाद में उनको समझ में आया कि जब भी मैटर के लिए कोई भी चीजें कंबाइन करती हैं तो बेटा ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई ऐसे ही आपस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं करते, बल्कि वो कुछ रूल्स, कुछ लॉज को फॉलो करके ही कंबाइन कर सकते हैं बेटा, ताकि वो क्या बनाए? फाइनल प्रोडक्ट बनाए। वो लॉज जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स बेटा क्या करते हैं बेटा? फॉलो करते हैं, ताकि वो एक फाइनल फॉर्म ऑफ मैटर को बना सके। उन लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। अब आपको ये तो पता लग गया कि मैटर के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग एटम्स होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करना होता है? कंबाइन करना होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बेटा क्या करना होता है? कंबाइन करना होता है। अगर ये कंबाइन करेंगे तभी तो बेटा क्या बनाएंगे? मैटर बनाएंगे। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या फॉलो करता है? फॉलोज सर्टेन रूल्स या फिर लॉज जिन लॉज को
हम क्या कहते हैं बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल मुंह उठा के भाई किसी के साथ भी कुछ भी ऐसे ही कंबाइन नहीं कर देते, उनको कंबाइन करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ लॉज फॉलो करते हैं, और साइंटिस्ट ने इन रूल्स, इन लॉज को अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से स्टडी करके पता लगाया। और बेटा वो लॉज, वो रूल्स जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप एक छोटा सा पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, जिस पिक्चर में हमने बताया है कि एटम्स क्या हैं और मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है। तो अगर आप देख सकते हैं, ये किसी का एटम है, 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 क्योंकि सबके साइज अलग अलग है। लेकिन जब ये एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, देखो इनके बीच में कॉम्बिनेशन आ गया ना, जब ये कंबाइन कर जाते हैं तो बेटा ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो बेटा एटम्स जो होते हैं दे आर फ्री, ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब कंबाइन करते हैं, कौन, एटम्स कंबाइन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन लॉज के साथ जिनका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मैंने जैसा पहले बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बेटा इन लॉज को अलग अलग तरीके से स्टडी किया, और फिर बाद में उन्होंने इनको पेन डाउन करके हमारे कोर्स में 2 लॉज ऐड करती है। वैसे तो बेटा ये कम से कम नहीं तो 6-7 लॉज है, ठीक है, बट हम सिर्फ इनमें से 2 ही लॉज पढ़ेंगे। और वो 2 लॉज कौन कौन से हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप आज भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे, हर साल पढ़ेंगे बेटा, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉ के साथ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ किसने दिया था, एंटोनियो लेवॉइजर ने। किस ईयर में दिया था, 1774। तो अगर हम देखें आज से अप्रॉक्सीमेटली 250 ईयर्स पहले, अप्रॉक्सीमेटली रफली 250 ईयर्स पहले, 250 साल पहले बेटा हमारे पास ये लॉ आया था। और ये लॉ बेटा क्या कहता है, वो कहते हैं कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो बेटा ये इस लॉ की पहली स्टेटमेंट आती है। वो कहते हैं कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब आप कोई केमिकल पहुंचते हैं, तो बेटा मास आप ना तो बना सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसका एक और भी स्टेटमेंट आता है, वो ये कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस के अंदर, जब मैं बेटा केमिकल रिएक्शन लिखता हूं या बोलता हूं, तो अभी हमने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ी नहीं है, बट हमने केमिकल प्रोसेस जो है बेटा वो जरूर पढ़े। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं या केमिकल प्रोसेस करते हैं, तो टोटल मास रिएक्टेंट का हमेशा याद रखना टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब जितना रिएक्टेंट्स में है मास, उतना ही फाइनल मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। और अगर बाय चांस इनकेस नहीं है, तो रिएक्शन को बेटा क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो दिस इज द लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि पूरे यूनिवर्स का मास जो है वो फिक्स्ड है। तो बेटा मैं आपको एक और इसकी स्टेटमेंट बता देता हूं। टोटल मास ऑफ यूनिवर्स जो है वो बेटा क्या है, फिक्स्ड है, वो कम ज्यादा नहीं होता,
ठीक है। अब वो अलग बात है कि बेटा हम यूनिवर्स का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, काफी डिफिकल्ट है वो कैलकुलेट करना क्योंकि हमें बाउंड्रीज नहीं पता। लेकिन हम यूनिवर्स को छोड़कर अगर किसी केमिकल प्रोसेस में आते हैं जिसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि जो भी मास बेटा एक केमिकल प्रोसेस करने से पहले होगा, याद रखना उतना ही मास केमिकल प्रोसेस करने के बाद भी होना चाहिए या होता है। अगर इन केस लिखते समय आप ऐसा नहीं देख पा रहे कि टोटल मास रिएक्टेंट का अलग है और प्रोडक्ट का जो है वो अलग है, तो आपको उस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। लेकिन केमिकल रिएक्शंस और उसकी बैलेंसिंग हम क्लास 10th के अंदर करेंगे बेटा, तो अभी हम ये सब नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि लॉ क्या कहता है कि टोटल मास यूनिवर्स का फिक्स्ड है। इसकी एक और स्टेटमेंट क्या आती है कि मास को आप ना तो बना सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। और इसकी एक और स्टेटमेंट क्या आती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस के अंदर जितना मास रिएक्टेंट का होगा, याद रखना उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए या होता है। तभी तो बेटा मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये है एंटोनियो लेवॉइजर, जिन्होंने बहुत टाइम पहले ही बेटा इस प्रोसेस के बारे में, इस लॉ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या ज्ञान जो है वो दे दिया था। तो यहां पर मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, एक रिएक्शन लिख दी है। आप शायद रिएक्शन को तो आपने काफी पढ़ा होगा। अब इस एरो से पहले बेटा कौन है रिएक्टेंट और एरो के बाद बेटा कौन होते हैं प्रोडक्ट। अब यहां पर कौन कौन से एलिमेंट हैं आप देख लीजिए। एक कैल्शियम नजर आ रहा है, एक कार्बन नजर आ रहा है और तीसरा कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट में आप देख लीजिए कैल्शियम के कितने एटम है, एक। अच्छा, आप प्रोडक्ट में देख लीजिए कैल्शियम के कितने एटम है, एक। तो बेटा ये बैलेंस हो गया, मास कैल्शियम का फिक्स्ड हो गया। आप कार्बन देख लीजिए कितने एटम है कार्बन के, एक। अच्छा, आप यहां पे देख लीजिए कार्बन के कितने एटम है, एक। तो बेटा कार्बन भी बराबर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देख लीजिए कितने एटम है यहाँ पे, 3। और यहाँ पे देख लीजिए एक इधर है और 2 इधर है, तो ये भी मिलाकर 3 हो गया। अगर उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है, अगर नंबर ऑफ एटम्स इज सेम, तो बेटा अगर नंबर ऑफ एटम सेम है, देयरफॉर मास इज आल्सो सेम। तो बेटा मास जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो बेटा ये प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं कि जितने एटम हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पर है, उतने ही एटम हर एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड पर है। सिंस नंबर ऑफ एटम सेम है, बराबर है, इसलिए मास जो है वो भी बराबर होगा। तो यहां पर आ गया हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका एक एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एक और केमिकल रिएक्शन का। अब ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, रिएक्टेंट, और ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं इनके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप देख लो 2 2 कितना आ गया, 4। तो हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए, 4। अब आप प्रोडक्ट साइड पे देख लो कितने हो गए, 2 2 4। तो बेटा हाइड्रोजन के एटम बराबर है तो उसका मास भी बराबर होगा। ऑक्सीजन देख लो बेटा कितने एटम है, 2। और बेटा ऑक्सीजन ये जो 2 है ये इस ऑक्सीजन के लिए भी आ जाएगा। कितने एटम हो गए बेटा, 2। तो बेटा ऑक्सीजन के एटम भी बराबर है और हाइड्रोजन के एटम जो है वो भी बराबर हो गए। अगर एटम बराबर है तो बेटा मास जो है वो भी बराबर होगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास टॉपिक आता है साइंस में कि भाई एक्सपेरिमेंटली भी तो प्रूव करो कि आप जो लॉ बता रहे हैं थ्योरी के हिसाब से वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होता है कि नहीं होता।
तो बेटा एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए बेटा हम एक छोटा सा पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए प्रोसीजर में वो क्या कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, एक छोटा सा अमाउंट बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन का ले लीजिए। बेटा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और सिंस उन्होंने सोल्यूशन क्या कहा है तो हमने एक्वस लिख दिया। कहता है एक कॉनिकल फ्लास्क में और उसी फ्लास्क के अंदर सोडियम सल्फेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए। बेटा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2SO4 एक्वस। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो बेटा कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। हमारे पास यहां पर कौन सा सोल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का, जो हमने किस में ले लिया, फ्लास्क में ले लिया। लेट्स सपोज हमने 10 ml बेटा क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। कितना ml, 10 ml। ठीक है, हम इसको नहीं स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये फिगर जो है वो अलग है बेटा। और साथ ही में हमने क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन जो है वो भी ले लिया। और लेट्स सपोज हमने वो कितना ले लिया, 6 ml। ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब में लेना है टेस्ट ट्यूब में लीजिए, फ्लास्क में लेना है फ्लास्क में लीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे बेरियम क्लोराइड जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, राइट। और जो सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है बेटा वो फ्लास्क के अंदर है। बेटा ये क्या होता है, हमारा फ्लास्क, और ये हमारी क्या होती है, टेस्ट ट्यूब। ये दोनों अभी ध्यान से अगर देखोगे अलग अलग है, अलग अलग है। और अलग अलग होने के बाद हमने इस वेइंग मशीन को यूज किया और इसमें इन दोनों का मास निकाल लिया। एक बात ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर हम निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्ट द मास ऑफ फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब। आप इनके मासेस को निगलेक्ट कर दो, आप ऐड भी कर सकते हो निगलेक्ट भी कर सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर, आप ऐसा कीजिए, आप पहले ही इस सिस्टम का मास जो है वो मेजर कर लीजिए और उसमें से खाली एपरेटस का मास निकाल दीजिए, तो आपके पास ऑटोमेटिकली किसका मास आ जाएगा, रिएक्टेंट का मास आ जाएगा। तो यहां पर इस वेइंग मशीन में जो बेटा रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है, आई रिपीट, इस वेइंग मशीन में जो रीडिंग आनी चाहिए वो बेटा कितनी आनी चाहिए, 10 और 6, तो बेटा वो कितनी आनी चाहिए, 16 ml आनी चाहिए। आई रिपीट, इस वेइंग मशीन में जो दोनों के मासेस को मिलाकर या वॉल्यूम को ऐड करके जो रीडिंग आनी चाहिए बेटा वो कितनी आनी चाहिए, 10 + 6 कितना हो गया बेटा, 16 ml। हालांकि अभी ये दोनों मिक्स नहीं हुए, रिएक्ट नहीं हुए, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो बेटा ये पूरा एपरेटस किसको दर्शाता है या बताता है या दिखाता है, वो है रिएक्टेंट्स को। तो अभी सिंस ये सब अलग अलग है तो बेटा ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस टेस्ट ट्यूब को गिरा दूंगा फ्लास्क के अंदर ताकि ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन करना शुरू करें। वो कहते हैं लूज द कॉर्क, ताकि थ्रेड जो है वो ढीला हो जाए और टेस्ट ट्यूब जो है वो फ्लास्क के अंदर गिर जाए। अगर टेस्ट ट्यूब फ्लास्क के अंदर गिर जाएगी तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर सोल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब जो है वो मिक्स होना शुरू करेगा फ्लास्क के अंदर, जिसकी वजह से बेटा मिक्सिंग की वजह से क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। आई रिपीट, मिक्सिंग की वजह से क्या हो जाएगी, रिएक्शन, और एक वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक रिएक्शन जो है यहाँ पे लिख के बता रहा हूं। ये देखिए, बेरियम क्लोराइड का हमारा सोल्यूशन है, उसको हमने किसके साथ कंबाइन किया है, सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन के साथ,
ये दोनों हमने पहले लिए थे एज रिएक्टेंट्स, और ये जब कंबाइन करेंगे तो बेटा ये बनाएंगे बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट जो हमें दिखना शुरू हो जाएगा, साथ में सोडियम क्लोराइड। अब ये हमने लिया 10 ml, ये हमने कितना लिया बेटा 6 ml। आप मास लेना है मास में ले लीजिए, वॉल्यूम में लेना है वॉल्यूम में ले लीजिए, बट बेटा असली में जो लॉ है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको 10 ग्राम ले लीजिए, इसको आप 6 ग्राम ले लीजिए, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। जब आप इनको मिक्स कर देंगे तो बेटा आप देखेंगे, ये देखो हमने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने पे ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ये आ गया बेरियम क्लोराइड जिसका मास आपने कितना ले लिया 10 ग्राम, सोडियम सल्फेट जिसका मास आपने ले लिया 16 ग्राम। इन दोनों को कंबाइन 6 ग्राम, इन दोनों को कंबाइन करके मास कितना आता है बेटा 16 ग्राम। तो आप जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो फाइनली आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो भी बेटा कितना आएगा 16 ग्राम आएगा। मुझे इनको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों के मासेस जो है वो क्या है बराबर आ गए। ठीक है, हम ये क्या बता रहे हैं कि रिएक्शन से पहले है ना ये रहा रिएक्टेंट और रिएक्शन के बाद ये रहा प्रोडक्ट, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए रिएक्टेंट और ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों के मासेस जो है टोटल वो हमेशा बराबर आएगा। हालांकि आपको इस रिएक्शन की जरूरत नहीं है, हमारा इसी से ही काम चल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं थ्योरी में वो क्या कहते हैं कि कहते हैं जब आप इस कंप्लीट एपरेटस को दोबारा वे करोगे इसके कंटेंट्स, तो आप पाओगे कि आपके पास टोटल मास किसका आएगा प्रोडक्ट का आएगा। और जो टोटल मास प्रोडक्ट का आएगा वो आप ये देखोगे कि पहले ये कितना आ रहा था, ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, ये हमने ले लिया 10 ग्राम, ये हमने ले लिया 6 ग्राम, दोनों का मिलाकर मास कितना आ रहा था 16 ग्राम। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा है ना, ये प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा बेरियम सल्फेट आ जाएगा वाइट, इन दोनों का मास मिलाकर भी कितना हो जाएगा बेटा 16 ग्राम हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मास जो है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर हमेशा क्या रहता है सेम रहता है। आई होप आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। कोई दिक्कत बेटा किसी को परेशानी हो तो वो दोबारा इस लेक्चर को देख सकता है, उसको बार बार जो है वो रिवाइज कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने अगले लॉ के साथ जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है, जे.एल. ब्राउस ने 1799 के अंदर तकरीबन 20 साल के बाद 25 साल के बाद इस लॉ को बताया था। और ये लॉ क्या कहता है, कहता है किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, वो एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास में कंबाइन करते हैं। सर क्या मतलब, तो बेटा अगर आपके पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर बेटा क्या है, लेट्स सपोज एलिमेंट 1 और फिर उसके अंदर एक और एलिमेंट है एलिमेंट 2। इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो मास रेशियो होगा वो बेटा क्या होता है फिक्स्ड, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आई रिपीट, जब भी हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं उसके अंदर चाहे 2 एलिमेंट हो, चाहे 3 एलिमेंट हो, चाहे 4 एलिमेंट हो, एलिमेंट जितने मर्जी हो, लेकिन उनके बीच में जो मास रेशियो होगा वो हमेशा
क्या होगा, फिक्स्ड। तभी तो दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन दे हैव फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्यों होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा पानी, बताओ बच्चों पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो बच्चे झट से जवाब दे देंगे H2O। सर H2O ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा H2O के अंदर पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो मास रेशियो है बेटा, वो मास रेशियो जो है वो हमेशा क्या है, फिक्स्ड। तभी तो बेटा उस मास रेशियो में फॉर्मूला जो है वो H2O आता है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर CO2। हमेशा यही क्यों बोलते हैं? पूरी दुनिया में यही फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का और ये कभी चेंज नहीं होगा, ना हुआ था, ना होगा, कभी भी नहीं होगा। और इसके अंदर अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या निकाल लूं, मास रेशियो, तो बेटा वो मास रेशियो जो है वो भी क्या है बेटा, फिक्स्ड है और वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सर साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये मास रेशियो फिक्स्ड है? तो बेटा हम उसके बारे में देखते हैं। चलिए हम एग्जांपल पढ़ते हैं। तो J.L. प्राउस ने क्या किया, इसी लॉ को एक और स्टेटमेंट जो है वो दे दी कि केमिकल कंपाउंड के अंदर मास परसेंटेज हर एलिमेंट की बेटा क्या होती है, फिक्स। तो बेटा दो तरीके आ गए, एक हो गया सेम और फिक्स्ड मास रेशियो और दूसरा क्या हो गया बेटा, फिक्स्ड मास परसेंटेज। किसी भी एक तरीके से बेटा आप इसको पढ़ सकते हैं, बात घूम फिर के बेटा क्या आएगी, सेम आएगी। अब जैसे बेटा हम बात कर रहे थे वाटर की ही बात कर रहे थे, अब वाटर के अंदर मास रेशियो जो है बेटा वो क्या है, फिक्स्ड। और बेटा वो मास रेशियो जो है वो कितना आता है, 1:8। सर कैसे आता है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 ग्राम्स प्योर पानी लिया। तो बेटा वाटर लिया और वाटर का उन्होंने मास कितना लिया बेटा, 100 ग्राम। और ध्यान रखिएगा बेटा ये प्योर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। और आप किसी भी सोर्स से लो, आप अपने घर के टैंक से लो, ओशन से लो, सी से लो, घर में पानी बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर फाइनली इन दी एंड पानी प्योर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। और उसी पानी से इन्होंने बेटा क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास किया बेटा, करंट पास किया। जब करंट पास किया तो इनको दो एलिमेंट मिले, हाइड्रोजन गैस और इनको दूसरा क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मास कितना आया बेटा, 11 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना आया बेटा, 89 ग्राम। क्योंकि आप देखो ना, पहली बात तो बेटा इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 में अगर 11 ग्राम हाइड्रोजन है तो बाकी का जितना भी मास होगा वो ऑक्सीजन का होगा। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में अगर आप इस 11:89 के बीच में बेटा रेशियो निकालोगे तो बेटा वो रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 1:8 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मास रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बेटा कितना आ रहा है, 1:8। और ये रेशियो पानी के लिए फिक्स्ड है, चाहे वो पानी पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट के अंदर मिल जाए, वो पानी के अंदर दो ही एलिमेंट होंगे। वो कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों एलिमेंट के अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट पानी नहीं बना सकता। इसके अलावा इन दो एलिमेंट्स के अलावा इनके बीच में जो मास रेशियो है बेटा वो कितना होगा, 1:8 होगा। मैं आपको इसी का एक और एग्जाम्पल देके बताता हूं। मैंने बात करी है बेटा पानी की, पानी के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। आपको पता है पानी के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 2। इस चैप्टर में आगे जाके आप देखेंगे एलिमेंट के मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा, 1।
और ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक। उसका मास कितना होता है? 16। तो बेटा ये कैंसिल हो गया और बेटा मास रेशियो कितना आ गया? 1:8। तो पानी बनाने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उनके बीच में जो सिंपल मास रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। और कितना होना चाहिए? 1:8। तो मास रेशियो फिक्स्ड है। ऐसे ही अगर मेरे से वो पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में मास रेशियो सर हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा आप देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो निकाल लेते हैं। कार्बन के कितने एटम हो गए? 1। मास कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 2। उसका मास कितना होता है? 16। याद रखना, एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के हमेशा गिवन होंगे। तो हमें कभी भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा हमें गिवन होंगे, नहीं तो हम टीचर से पूछ सकते हैं। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में तो मास रेशियो हम निकाल रहे हैं, 1:12 हो गया, 2:16 हो गया। तो बेटा आप अगर इसको कैंसिल करते हैं, ये आता है 3 4, तो बेटा ये क्या आ गया? 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए दो कंडीशन हो गई। एक, दो ही एलिमेंट चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनके बीच में जो मास रेशियो है वो बेटा कितना होना चाहिए? 3:8। तो बेटा ये फिक्स्ड हो गया। तो मास रेशियो इज फिक्स्ड। तो ये मास रेशियोज जो है हर कंपाउंड के लिए बेटा फिक्स्ड होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी तो एक कंपाउंड है, ये बड़ी खतरनाक गैस है, इसके बीच में निकालते हैं मास रेशियो। तो बेटा कार्बन का एटम कितने हो गए? 1। मास कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 1। मास कितना हो गया? 16। तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, तो बेटा ये आ गया 3:4। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए भी वही सेम एलिमेंट चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए चाहिए, बट मास रेशियो क्या है? अलग हो गया। तो बेटा ये मास रेशियो बेटा क्या है? इज फिक्स्ड। लेकिन किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अब बेटा इन सब के सिंस दे हैव डिफरेंट मास रेशियोज, इसी वजह से देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो बेटा मास रेशियो डिफरेंट होने की वजह से या एलिमेंट्स अलग होने की वजह से बेटा प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती है। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल तो कर सकते हैं पर एक्सहेल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये हमारे लिए पॉइजन, खतरनाक बन जाती है बेटा। तो इन दोनों के मास रेशियो अलग अलग है। मैं मानता हूं इन दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, पर इन दोनों के मास रेशियो अलग अलग है, इन दोनों कंपाउंड्स के, है ना। मैं बात कर रहा हूं किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की। मैं मान गया कि इनके अंदर सेम एलिमेंट्स है, मैं मान गया कि इनके अंदर सेम एलिमेंट्स है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनके मास रेशियो अलग अलग है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो क्या है? अलग अलग है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है, ये हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। तो आप किसी भी कंपाउंड का मास रेशियो जो है वो ऐसे करके निकाल सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर एक और एग्जांपल बताता हूं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे पानी की, ठीक है, पानी के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम, मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का 1 एटम, मास कितना होता है? 16। कैंसिल करके ये रेशियो बेटा कितना आ गया? 1:8। तो पानी बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? उनके बीच में मास रेशियो कितना चाहिए? 1:8। तो बेटा मैंने क्या लिखा? मास रेशियो इस केस में क्या है बेटा? फिक्स्ड। अब मैं इसके अंदर क्या निकाल रहा हूं? मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा?
देखो भाई, परसेंटेज एक एलिमेंट की इन अ कंपाउंड कैसे निकालते हैं? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो बेटा हम निकाल रहे हैं मास ऑफ कंपाउंड, और वो कंपाउंड कौन सा है? पानी। कैसे निकालेंगे? 2 इंटू उसका मास, 1 इंटू 16 उसका मास, और बेटा ये कितना आ गया? 80। तो पानी का मास कितना है बेटा? 80। अब इसके अंदर हम हाइड्रोजन की मास परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का, पानी में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। उसका मास कितना होता है? 1। कंपाउंड का मास कितना है बेटा? 80 इंटू बेटा हमने क्या कर दिया? 100। आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 9, तो बेटा ये आ जाएगा 11.11%। अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपाउंड के अंदर 11.11 है, देयरफॉर परसेंटेज ऑक्सीजन की बेटा कितना आ जाएगा? 100 माइनस परसेंटेज हाइड्रोजन की, जो बेटा कितना आ जाएगा? 100 माइनस 11.11%, तो बेटा ये आ गया 88.89%। तो बेटा ये जो मास परसेंटेज है बेटा, ये भी क्या होती है? फिक्स्ड। और अगर आप इसी का रेशियो निकालें 11.11%, 88.89%, तो बेटा ये भी कितना आता है? 1:8। तो बेटा ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास रेशियो निकालना आसान है, परसेंटेज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए बेटा क्लास 9th में मास रेशियो से ही हम आंसर को सॉल्व कर देते हैं। तो तभी तो हमने लॉ में कहा है कि कंपाउंड कोई भी ले लो, उसके अंदर जो मास रेशियो आएगा एलिमेंट्स का, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। और अगर आप मास परसेंट के हिसाब से निकालते हैं तो वो मास परसेंटेज जो होगी वो भी हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड होगी। आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मास परसेंटेज जो है वो कितनी आएगी। आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एग्जाम्पल लिया, हमने इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या निकाला? मास रेशियो। ये आ गया 1:12, ये आ गया 2:16, ये आ गया 3 से, ये आ गया 4 से, तो बेटा ये कितना आ गया? 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मास रेशियो बेटा कितना आ रहा है? 3:8। तो ये आ गया मास रेशियो फिक्स्ड। अगर आपको मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने एटम है कार्बन के? 1। उसका मास कितना होता है? 12, प्लस कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2। उसका मास कितना होता है? 16। तो बेटा आप इसको ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा? 44। अब हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास इनटू 100। सर इस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना है? ये देखो ना, ये सारा मास कार्बन का है तो है, तो बेटा ये कितना आ गया? 12 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास कितना है? 44 इनटू कितना आ गया? 100। ये कैंसिल किया आपने 3 से, ये कैंसिल किया आपने किससे? 11 से। तो आपके पास ये सॉल्व करके बेटा कितना आ जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 11। 300 डिवाइडेड बाय 11, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 27.27%। ऐसे ही अगर आप परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालोगे तो सिंपली 100 माइनस परसेंटेज कार्बन की, क्योंकि दो ही तो एलिमेंट है, तो 100 माइनस 27.27%, बेटा ये कितना आ जाएगा? 72.73%। अगर अब आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में परसेंटेज के बिहाफ पे रेशियो निकालने की कोशिश करोगे तो ये भी कितना आएगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली 3:8 आएगा।
तो आप चाहे ऐसे करो, चाहे आप ऐसे निकालो मास परसेंटेज, मास रेशियो कंपाउंड का हमेशा फिक्स रहेगा, मास परसेंटेज कंपाउंड की हमेशा फिक्स रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमेशा कार्बन का इतना परसेंट रहेगा, ऑक्सीजन का इतना परसेंट रहेगा, और इन्हीं दोनों परसेंटेजेस के बीच में जो रेशियो आएगा वो भी बेटा वही होगा जो मास रेशियो कंपाउंड का आता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखते हैं बेटा, तो आप देखो हमने पानी की बात करी थी। जब हम पानी की बात कर रहे थे तो हमको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। ये रहा पहला मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल। उसको हमें किससे कंबाइन करना पड़ता है? ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ। ये देखो बेटा, और ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? पानी, उसके 2 मॉलिक्यूल। और मास रेशियो हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है ना। आप देख सकते हैं 1:8 अप्रोक्सीमेटली इनका मास रेशियो आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिला के 4 ग्राम, ये कितना आ जाएगा? 32 ग्राम, और 4 ग्राम और 32 ग्राम के बीच में रेशियो कितना आ गया? 1:8। तो ये जो रेशियो है वो पानी में भी आपको नजर आएगा, क्योंकि वो बनता ही उसी हिसाब से है। तो बेटा हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, मास रेशियो इज 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि इसके अंदर भी फिक्स्ड मास रेशियो आता है बेटा, कितना? दैट इज 3:8। हमने आपको सॉल्व करके बताया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एटम कार्बन का मास कितना हो गया? 12। 2 एटम ऑक्सीजन के मास कितना हो गया? 16। इसको कैंसिल किया, 3 जा 4 जा, ये रेशियो कितना आ गया? 3:8। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉज है ये 2 तरीके से आते हैं। एक तो क्वेश्चन में वो आपसे इनकी स्टेटमेंट्स पूछ लेंगे, कभी इन लॉज की स्टेटमेंट बताओ, और दूसरा वो आपसे पूछ सकते हैं कि मास रेशियो किसी भी कंपाउंड में कैसे निकालते हैं। अगर वो कंपाउंड आएंगे तो वो सिंपल ही आएंगे, पानी आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। इन्हीं में से किसी के मास रेशियो वो पूछ सकते हैं निकालने के लिए। तो स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है और मास रेशियो जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के टॉपिक में यही 2 तरीके से बेटा क्वेश्चन जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पूछ सकते हैं। तो बेटा आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इस चैनल की डिटेल्स आप अपने बाकी के क्लास फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट जो है वो उठा सकें। बहुत सारे लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं अलग अलग चैप्टर्स के, और भी नए नए लेक्चर्स जो है वो हम अपलोड करते रहेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।